बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, यमनी मज़ाहिमती तंजीम के हमलों के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रखने वाले हैं अलॉन्ग विद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नाज़रीन, ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़े अहम डिसीजन इस दौरे में होने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात हो या फिर ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, उस स्टेटमेंट पर भी बात करेंगे। ईरान आखिरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है और उसके बाद अब इसराइल के अगले अहदाफ वो सुन्नी अलायंस है जिससे मुताल्लिक खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, तुर्किया भी शामिल है और दीगर इसके अंदर कौन से ममालिक शामिल है उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसराइल ने एक और इस्लामी मुल्क पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के साथ जंग तो जारी थी लेकिन उस जंग के अंदर अमेरिका को धकेल दिया गया, दीगर ममालिक को धकेल दिया गया। अब ईरान के बाद एक और इस्लामी मुल्क पर इसराइल की जानिब से हमले शुरू कर दिए गए हैं। ईरान पर इसराइल हमले नहीं कर रहा, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे मशरिक़ वस्ता पर, उस पर भी आज की इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं उमैस मुनीर, नौजवान सहाफ़ी हैं और अक्सर इन्हें आप हमारे साथ स्क्रीन्स पर देखते हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। हम्म। और आपने एक बार फिर से बड़ा ही जो जामे तारुफ है वो करवा दिया, जिसके अंदर आपने बताया कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और अलोंग विद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, वो दोनों जा रहे हैं सऊदी अरब। एग्जैक्टली। और ये दो तरफा पैगाम है। एक तरफ आप देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल और जो अस्करी हमारी क़यादत है, ये एक पेज पर नहीं है। बिल्कुल। एक पैगाम तो हमारे अंदरूनी जो फैक्टर्स हैं उनको ये पहुंच गया कि ये अभी एग्जैक्टली। भी एक पेज पर मौजूद हैं। और सेकेंडली एक और और भी पैगाम ये मिलता है कि पाकिस्तान की चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, हुँ, वो दोनों सऊदी अरब के साथ इस वक्त खड़ी हैं। और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, और दूसरा जो इससे बहुत बड़ा पैगाम है, वो आलमी सतह के ऊपर उस ग्रुप को पहुँचाना है, जो कि सऊदी अरब के ऊपर बारहा हमले करता चला जा रहा है। हम्म, पाकिस्तान ने पहले भी अपने जो बैकडोर राब्ते हैं, उनके ज़रिए ये पैगाम पहुँचा दिया है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, यहाँ पर जो है, वो आप लोग थोड़ी-सी एहतियात करें। और एग्जैक्टली। ये पैगाम पाकिस्तान ने ईरान के थ्रू भी यमनी जो ग्रुप है, उस तक पहुँचाया है। एग्जैक्टली। लेकिन अब हुआ ये है कि आपको पता है, कल भी आपने ही अपने चैनल के ऊपर खबर दी कि जो यमनी हौसी हैं, उन्होंने सऊदी अरब के जो एयरपोर्ट हैं, उनके ऊपर अटैक भी किए हैं एग्जैक्टली। और कुछ हसास जो मुकामात हैं, उनको भी निशाना नुकसान हो बनाया रहा गया। है, हाँ। तो उसके बाद ठीक 1 दिन के बाद पाकिस्तान की जानिब से इतना अहम तरीन जो दौरा है, उसका मकसद जो है वो आपको पता है कि क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, इट इज अ पाकिस्तान वेरी को क्लियर एतमाद में लेना। मैसेज, वेरी जी, क्लियर मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान साइड के सऊदी अरब पर ये जो बार बार हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की खामोशी को हुँ, अब मजीद ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान रिटालिएट नहीं करेगा, पाकिस्तान रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, सऊदी अरब पर हमला, हम पर हमला तस्वुर किया जी हाँ। जाएगा। और दूसरा, फिर इराक की सरजमीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा था, इराक से भी हमले किए जा रहे हैं, यमन से भी हमले किए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर घेरने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। और वो जो शिफ्ट था, हमें दिखाई दिया कि ईरान जंग से वो कहीं ना कहीं पर हमें सऊदी अरब की तरफ हुँ। शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, जवाब जहाँ तक बात है ना इराक की, तो इराक इज़ अ नो प्रॉब्लम, हम्म। क्योंकि इराक पाकिस्तान से पहले ही बहुत सा असला लेता है, यानी कि आप यूँ कहें कि इराक तो पाकिस्तान का मरहून मिन्नत है वो। इराक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उमैस, इराक के अंदर जो खुफिया बेसिस हैं, जी, दैट आर बिल्कुल। एक्चुअली द रियल प्रॉब्लम। जी। क्योंकि इराक के अंदर ये जो बेसिस बनाई गई थी, उन्हीं बेसिस से ईरान की लॉजिस्टिक्स पर नजर हुँ, रखी गई और उन्हीं बेसिस से ईरान पर हमले किए जाते रहे। उनको इसराइल ने इस्तेमाल किया और इराक के अंदर ही फिर अमरीकी फौजियों को और हुँ। इसराइली फौजियों के मरने की इतलात खुद सेंटकॉम ने दी थी कि वहां जी, पर खुफिया बेसिस जी। थी और वहां पर ईरान ने हमले किए और वहां पर उनके फौजी मारे गए। तो बिल्कुल ठीक। अब एक्चुअली यही देखा जा रहा है कि इराक के अंदर रेजिस्टेंस ग्रुप्स ईरान के भी मौजूद हैं, इसराइल की बेसिस भी मौजूद हैं, अमेरिका की बेसिस भी मौजूद हैं। अब वही के एक जानिब से ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं, सऊदी अरब पर भी हमले किए जा रहे हैं, तो पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर क्योस की सूरत हाल पैदा की जा रही है। लेकिन वहीं पर मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगा उमैस कि हम एक सुन्नी अलायंस की खबर सुन रहे थे, एक जी। सुन्नी अलायंस बन रहा है और कहा यह जा रहा था कि ईरान का ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर ये खत्म हो जाता है, अगर इसको इतना कमजोर कर दिया जाता है या फिर उनको शिकस्त दे दी जाती है, तो उसके बाद अगला हदफ वो सुन्नी अलायंस होगा और उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर तुर्किया भी है। तुर्किया भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है। तो आप क्या जवाब समझते आप हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगला हदफ जो है वो सुन्नी अलायंस ही होने वाली है। हम्म, लेकिन उससे पहले की जो बात है,
वो अभी नामुकम्मल है। वो इस तरह से है कि आपने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए। इसराइल नाकाम है, अमेरिका नाकाम है कि वो ईरान को खत्म कर सके, उसका असर और रसूख जो है वो इस खित्ते से खत्म कर सके। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो अगला हदफ अपने जहन के अंदर बनाकर बैठे हैं वो है क्या। 3 ममालिक आपने नाम लिया है, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब। इसमें ये मिस्र भी शामिल है। मिस्र भी शामिल है। मिस्र तो चले कह रहे हैं ना, कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाता है इसराइल का, क्योंकि हमसाया है। तो शाम भी शामिल है इसके शाम अंदर भी, कहा जा रहा है, शाम लेकिन को भी शाम को ऑलरेडी इन्होंने बर्बाद फतेह कर फतह दिया। कर ली है, वहां पे अपना जो एक कठपुतली है वो लाकर बिठा दी है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान अपनी ताकत के अंदर वहदानियत रखता है, वो इस तरह से कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विद एटॉमिक बॉम्ब। उसके बाद अगर हम लोग तुर्किया की बात वैसे करें, वैसे अगर ये हिमाकत की उन्होंने पाकिस्तान पर डायरेक्टली हमला करने की या कुछ, तो क्या लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि छोड़ेगा पाकिस्तान उनको। देखें फिर डू और डाई वाली सिचुएशन अगर बन जाती है दमादम तो मस्त पाकिस्तान कलंदर फिर क्या होगा। कर सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन आप यहाँ पर देखें ना कि ये खुद फोर्स कर रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर एक मुस्लिम नेटो जैसी जो एक फोर्स है वो बन जाए। जी। अगर आप यूं थ्रेट क्रिएट करेंगे कि हम लोग अगला जो हमला है वो सुन्नी अलायंस के ऊपर करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली तुर्किया पाकिस्तान के साथ अपना बहुत सारा डिफेंस जो है वो शेयर कर रहा है। लेकिन दूसरा जो रीजन है वो इस सुन्नी अलायंस को टारगेट करने का वो ये है कि देखें तुर्की का भी एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है। वो इस तरह से कि तुर्की के पास 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो आने वाले हैं, जो कि एग्जैक्टली। इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। अच्छा, और उसके और अलावा इसराइल ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट भी किया था अमेरिका को जी कि आप कान के लिए उन्हें इंजन ना दें, जी। ना दें, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट और उन्होंने इंजन भी दिए और F-35 देने की बात भी हाँ, की। अभी तक जो F-35 तुर्किया को नहीं मिले हैं वो इसराइल की वजह से नहीं मिले नहीं हैं। मिले। वो डरते हैं कि आप अगर इनको अपने जदीद तरीन हथियारों से लैस कर देंगे तो ये तो हमारा कचूमड़ इस खित्ते में जो है वो बना देंगे। लेकिन जो तीसरा नाम आपने लिया सऊदी अरब, वो अपनी इंपॉर्टेंस अलग से रखता है। वो इस तरह से कि देखिए कि 57 इस्लामी ममालिक में जो गल्फ कंट्रीज हैं, मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं सऊदी अरब से। बिल्कुल। सऊदी अरब जो भी काम करता है फिर बाकी लाइन में लग लाइन जाते में हैं। लगकर काम करते एग्जैक्टली। हैं। तो ये तीनों ममालिक जो हैं, पाकिस्तान का तो नेतन्याहू खुद भी अपने मुंह से ये इकरार कर चुका है खुद कि ये कर चुके बहुत हैं। बड़ा इसराइल खतरा के है। फाउंडर डेविड बेन गुरियन इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दो ही ऐसे पूरी दुनिया में रियासतें हैं जो कि आइडियोलॉजी पर बनी है, नजरिए जी पर बनी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर, रिलीजियस आइडियोलॉजी पर बनी जी। है। एक रिलीजियस आइडियोलॉजी पर पाकिस्तान बने और दूसरा इसराइल। तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए खतरा है और बिल्कुल हमने ठीक। इस खतरे को कभी ना कभी जो है वो खत्म करना है। दैट इज द रीजन मुसलसल कोशिशें इस वक्त की जा रही है। अच्छा, मैं अब ये कहना चाह रहा था कि नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट सामने आई है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डील करते हैं या नहीं करते, इट डजंट मैटर, ये जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो क्या लगता है कि अगर डील की भी बात हो रही है कि एक आध दिन में या फिर कुछ घंटों में डील हो जाएगी, आबनाए हरमुज़ खुल जाएगा, लेकिन हम जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। तो ये क्या एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इम्पोर्टेंस जो थी वो ख़त्म नहीं होगी कि चाहे डील करे ना करे, जो मर्ज़ी स्टेटमेंट देता है दे, वी डोंट केयर, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। और फिर उसी तनाजुर में आपसे फिर मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि फिर हम देखते हैं कि लबनान के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए हैं इज़राइल ने। जी। देखिए जवाद, जहाँ तक बात है ना नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करने वाली, तो ये कोई पहला जो वक़्त है वो नहीं आया या पहला मुकाम नहीं है जहाँ पर नेतन्याहू ने ट्रंप को चैलेंज किया है। ठीक। वो हमेशा इनकी पॉलिसी को वायलेट करते हैं, जहाँ पे अमेरिका जो है वो टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात कर रहा होता है, वहीं पर जो इज़राइल है वो अटैक करके सारे मुज़ाकरात सबूताज कर देता है। और हमने मल्टीपल टाइम्स ये होते हुए देखा है, गज़ा के अंदर जब मामलात हो रहे थे तभी इन्होंने यही किया, ईरान के साथ जब मामलात हो रहे थे तभी इन्होंने यही किया। और डोनाल्ड ट्रंप की कितनी सी औकात है ये आपको कोई भी बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर गिरफ्त रखने वाला या खबरें पढ़ने वाला भी बताएगा कि कैसे ट्रंप के इर्द गिर्द जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका इतना इन्फ्लुएंस है, इतना इतना असर और उसका रसूख असर है। रसूख है कि वो उससे बाहर जाकर फैसले नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो नेतन्याहू है वो कॉन्फिडेंट है कि भाई हम लोग ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही देते हैं, हमेशा कर देते हैं। मतलब अभी ये जो जंग ईरान के खिलाफ शुरू हुई है, ये अमेरिका की जंग तो नहीं थी ना, ये तो उनकी अपनी बिल्कुल। अपोजिशन कह रही है, अपनी आवाम कह रही है। तो अभी भी ये इजराइल के कहने पर, नेतन्याहू के कहने पर सब कुछ हो रहा है। और सेकेंडली उनके कहने पर हो रहा है, लेकिन वो खुद अभी तक इस जंग में शामिल नहीं हुए। जब से जंग रिज्यूम हुई है तब तक खलीजी ममालिक की बेसिस को इस्तेमाल किया गया। ईरान के ऊपर हमलों के लिए अमेरिका ने अपनी अफवाज का इस्तेमाल किया। इसराइल की सरजमीन से अभी तक हमले नहीं हुए क्योंकि वो ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। आखिर में उमैस बस इस बात पर डिस्कशन करके क्लोज करना चाहूंगा, इफ इट हैपन्स, ये जो हमने जंग की बात की कि पाकिस्तान के साथ जंग हो सकती है, सुन्नी अलायंस को टारगेट किया जा सकता है, आप दिफाई बीट को भी कवर करते रहे, आपने मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को बड़ा करीब से देखा भी है और इस पर आप कवर भी करते रहे हैं इसको। तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसे वेपन्स मौजूद हैं जो इसराइल तक पहुंच सके, उनको टारगेट कर सके? अभी हमने कुछ ऐसे वेपन्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दिफाई साजो सामान है,
पब्लिकली शो नहीं करवाते, ना ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, तो लेकिन व्हाट डू यू थिंक पहुंच सकते हैं उधर तक देखिए मिसाइल? जवाद, आप यहाँ पर एक बात तो क्लियर कर लेना देखने वालों के लिए हम्म, कि पाकिस्तान वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जिसने सबसे पहले इजराइल के फाइटर जेट्स गिराए थे। हम्म, और हमारे वो जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पायलट थे जिन्होंने इज़राइल के जो जहाज़ हैं, वो आज से तकरीबन 50 या 60 साल पहले गिरा दिए थे। हम्म, और जब तमाम तर अरब ममालिक जो हैं, वो ढेर हो चुके थे। तब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं थी पाकिस्तान के पास, लेकिन आज की जो सूरत-ए-हाल है, वो कुछ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है, वो आने वाला है। पाकिस्तान की जो मिसाइल फ़ोर्स है, वो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, रिसेंटली जो खबरें आई हैं जी कि हम जी लोग जी। फ़तेह 5 को टच करें इस वक़्त। और सेकेंडली पिछले चंद महीनों के अंदर 5 से 6 टेस्ट हुए हैं मिसाइल्स जी। के। और पै दर पै हम लोग ये जो तरक्की कर रहे हैं और इसी के साथ जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से फ्लरिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ तुर्किया, और हम्म, उनकी जो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। हम्म, तो इसका मुकाबला जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इज़राइल कर सकेगा, या उनको इस बात का अंदाज़ा भी है, ऑब्वियसली उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम्म, उस तक सारी मालूमात पहुँचती है, ठीक। उनको सब पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई गलती भी करेंगे, क्योंकि रिसेंटली इंडिया के थ्रू उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन उनको बड़े इंडिया अच्छे तरीके से और जवाब मिल गया। जिस तरह से पाकिस्तान है, इनकी ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, इनके जो इंजीनियर्स इंडिया के अंदर मौजूद थे, उनको हमने सबक सिखाया है, वो आपके सामने है। बिल्कुल, ऐसे ही तो खुद ये डायरेक्टली आने की हिमाकत नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, नहीं, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया उमैस, इट वाज़ रियली नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करके। नाज़रीन, इजाज़त लेना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो थी उस पर बात की। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कि क्या इज़राइल पाकिस्तान पर हमला करने की हिमाकत कर सकता है या फिर नहीं, और अगर ऐसा होता है तो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।